हेलो विद्यार्थियों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? तो हमारा चैप्टर 5 चल रहा है और 5वें चैप्टर में हमने पीएच के बारे में पढ़ा था। पीएच क्या होता है और पीएच को परिभाषित भी किया था और पीएच के द्वारा हम क्या जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि जिस तरह से हम तापमान को नापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से अम्ल और क्षार की सामर्थ्य को नापने के लिए पीएच का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। पीएच स्केल को डेवलप करने वाला यानी कि विकसित करने वाला जो वैज्ञानिक था वो कौन था? सोरेनसन था। कौन था? सोरेनसन था। 1909 में उन्होंने पीएच स्केल को बनाया था। और पीएच स्केल के विकसित होने के बाद जब प्रकृति के विभिन्न प्रकार के पदार्थों के बारे में हमको जानकारी हो गई कि किसका पीएच कितना होता है और कौन सा पदार्थ अम्लीय प्रकृति का हो सकता है, कौन सा पदार्थ क्षारीय प्रकृति का हो सकता है, तो उसके बाद ये बात आती है कि ये जो पदार्थ होते हैं, इन पदार्थों के अगर हम पीएच का उपयोग करें और इस पीएच का उपयोग करके हम देखें कि हमारे दैनिक जीवन में इस पीएच का क्या उपयोग हो सकता है। तो देखो बेटा, हमको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हमको जानकारी नहीं होती कि किस पदार्थ का पीएच कितना होता है। आगे बात समझ में? तो अगर हमको उसके पीएच के बारे में जानकारी हो जाती है तो हम उन पदार्थों का अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि पीएच का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व हो सकता है। ठीक है ना। तो देखो, इसके लिए थोड़ी सी बात आपको मैं बता देता हूँ कि आपका जो शरीर है वो एक छोटी सी पीएच परास पर काम करता है। हमारा जो शरीर है, इस शरीर का जो पीएच मान अगर देखा जाए तो ये कितना होता है? 7.4, 7.0 to 7.4। ये छोटी सी संकीर्ण पीएच परास है और इसके बिटवीन हमारी बॉडी काम करती है। अगर ये पीएच परास थोड़ी सी भी चेंज होती है तो हमारी बॉडी में इरिटेटिव चेंजेस यानी कि आकस्मिक कुछ परिवर्तन आते हैं जो बीमारियों का संकेत होते हैं। तो अब हमको ये ध्यान करना है कि किस पदार्थ का पीएच कितना है और उसको हमारे शरीर के लिए या दैनिक जीवन में हम उपयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा हम उदर की अम्लता के बारे में। तो देखो, मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ, पीएच का दैनिक जीवन में उपयोग। पीएच का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है या क्या महत्व है? दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है? उपयोग की जगह महत्व शब्द लिख दूं? एक ही बात है, क्या महत्व होता है। तो देखें, अब देखो, सबसे पहले देखते हैं आपके आमाशय के अंदर हमारा जो पेट होता है जिसको आमाशय बोलते हैं, हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl अम्ल। आपके आमाशय में कौन सा अम्ल होता है? HCl अम्ल। और HCl अम्ल जो होता है वो एक प्रबल प्रकृति का अम्ल है और अगर ये प्रबल प्रकृति का है तो इसका पीएच मान अगर स्केल के हिसाब से देखें तो नीचे आवेगो, कम आवेगो, यानी कि इसका पीएच होता है 0.1। इसका पीएच मान कितना है? 0.1। अब 0.1 पीएच मान कहाँ है? HCl का आमाशय के अंदर। ठीक है। अगर आपके आमाशय में ये HCl अम्ल अधिक मात्रा में स्रावित हो जाए, आगे बात समझ में? अगर आमाशय में HCl अम्ल अधिक मात्रा में स्रावित हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? अम्लता की स्थिति। क्या बोलेंगे? अम्लता की स्थिति। और अम्लता को क्या बोलते हैं? एसिडिटी। एसिडिटी शब्द पे ध्यान आ रहा होगा। एसिडिटी, आपको खट्टी डकारें आएंगी, आपके पेट में जलन होगी, दर्द होने लग जाएगा, गैस बनने लग जाएगी। आगे बात समझ में? तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? एसिडिटी। और ये किसके कारण होती है? जब आपके आमाशय में जो HCl अम्ल है उसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो हमको अम्लता या एसिडिटी का सामना करना पड़ता है। अब देखो बेटा, यहाँ पर अम्ल का पीएच मान 0.1 है। इस अम्ल का पीएच मान 0.1 है और 0.1 अम्ल वाली मात्रा ही बढ़ी है हमारे आमाशय में। अब इस पेट की जलन और दर्द से, जलन
और दर्द होने लग गया, ज़्यादा मात्रा में आ गया तो जलन और दर्द होने लग गया। अब यह जलन और दर्द से राहत कैसे पावें हम, कैसे पावें? अगर ये अम्ल आपके पेट में ज़्यादा मात्रा में, तो या के पास थोड़ा सा क्या भेज दें, क्षार भेज दें। तो अम्ल और क्षार दोनों आपस में अभिक्रिया कर जाएंगे, और जब दोनों आपस में अभिक्रिया कर जाएंगे तो ये एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देंगे। यानी कि इस अम्ल का गुण क्या है, जलन और दर्द उत्पन्न करना, और जैसे ही क्षार पहुंच जाएगा तो इसका ये गुण नष्ट हो जाएगा। और अगर ये वाला गुण नष्ट हो जाता है तो आपको राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हमको राहत जरूर मिलती है। अरे बात समझ में, राहत मिलती है। तो अगर उदर की अम्लता की स्थिति आपको आती है तो हम उसके उपचार के लिए किसका उपयोग करते हैं, क्षार का उपयोग करते हैं। और ऐसी स्थिति में हम एक दुर्बल क्षार होता है जिसको बोलते हैं बेटा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या मैग्नीशिया का दूध। और इसका सूत्र क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस। इसका उपयोग करते हैं हम, ठीक है ना। तो चलो इसके बारे में लिखते हैं, नोट करते हैं। उदर की अम्लता, नंबर 1 हेडिंग डाल दूं, उदर की अम्लता, ठीक है। हमारे उदर में जलन और दर्द की, हमारे उदर में जब अधिक मात्रा में HCl स्रवित होता है, HCl स्रवित होता है, तो पेट में जलन व दर्द अनुभव होता है। जलन और दर्द अनुभव होता है, यानी कि जलन और दर्द होने लग जाती है, ठीक है ना। इस समय अब देखो, उदर में अधिक मात्रा में HCl अम्ल बनाए तो पेट में आपके जलन और दर्द का अनुभव होने लग गया, ठीक है ना। अब भाई साहब, ये जो उदर के अंदर HCl अम्ल आया है, ये कौन से रस में आता है? जठर रस में आता है। किस रस में आता है? जठर रस में, ठीक है ना। मैं एक लाइन लिख दूं, आमाशय के जठर रस में HCl उपस्थित होता है। जठर रस में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? HCl उपस्थित होता है, ठीक है ना। अब आपको इससे राहत पानी है तो क्या करोगे? इससे राहत पाने के लिए दुर्बल क्षार को नाम बताओ ना बाल, का नाम बताओ? दुर्बल क्षार, या उसको क्या बोल सकते हैं आप? एंटासिड। क्या बोल सकते हो उसको? एंटासिड। कौन सा है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सूत्र लिख दूं, ये सूत्र हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। जो अधिक मात्रा में बने, ये क्या कर देगा? यह अधिक मात्रा में बने अम्ल को
उदासीन कर दर्द व जलन में राहत प्रदान करता है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ में pH को का मतलब लियो, HCl हम लिख लियो 0.1 pH। आपने यूज करो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसका pH होता है लगभग कितना, इसका pH मान दुर्बल 4 है तो ये होता है 8.1 के लगभग। ठीक है ना। तो इसका pH मान कम है और इसका pH मान ज़्यादा है। अब इन दोनों को मिला देंगे तो pH मान हो जाएगा लगभग 7.0। तो pH में परिवर्तन होयो कि ना होयो, और pH में परिवर्तन के कारण आपको राहत मिली कि नहीं मिली, मिली ना। इसलिए दैनिक जीवन में इस pH परिवर्तन का आपके लिए महत्व है कि ना, है ना। अब इसके बाद दूसरा देखते हैं दंत क्षय। दूसरी बात करते हैं हम किसकी, दंत क्षय। दंत क्षय में क्या होता है, आपके मुंह का pH लगभग कितना होता है, हमारे मुख का pH मान लगभग 6.5 होता है। 6.5 मुंह का pH। आप लोग खाना खाओगे, जब हम खाना खाएंगे तो भोजन के कुछ कण आपके दांतों के बीच में फंसे रह जाएंगे। भोजन के कुछ कण हमारे दांतों के बीच में फंसे रह जाएंगे और दांतों के बीच में जो भोजन के टुकड़ा फंसे रह गए उन पर कुछ बैक्टीरिया आक्रमण करेंगे। बाहर के वातावरण के बैक्टीरिया आपके मुंह के अंदर जा सकते हैं और उस भोजन के कण के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। उसके ऊपर आक्रमण करके उस भोजन के कण में किण्वन की क्रिया करेंगे। कौन सी क्रिया करेंगे, किण्वन की क्रिया करेंगे। और किण्वन की क्रिया करके उस कण को क्या करेंगे, सड़ाएंगे। और सड़ाएंगे, वो जब गलेगा तो उससे क्या निकलेगा, अम्ल स्रवित होगा। उससे क्या स्रवित होगा, अम्ल स्रवित होगा। और जब अम्ल स्रवित होगा तो उससे क्या होगा बेटा, उससे आपके मुंह का जो pH मान होगा वो डाउन करेगा। भाई मुंह का pH मान ऑलरेडी 6.5 और जब अम्ल स्रवित और है गो तो pH मान घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, pH मान घटेगा और pH मान घट के आ जाओ 5.5 पे। और अगर pH मान 5.5 पे आ गया तो क्या होगा, आपके दांतों के ऊपर एक बहुत ही सुरक्षा कवच का आवरण चढ़ा होता है जिसको बोलते हैं बेटा हम एनेमल। क्या बोलते हैं उसको हम, एनेमल की परत चढ़ी होती है आपके दांतों के ऊपर जो आपके दांतों को प्रोटेक्ट करती है, हर चीज़ से सुरक्षित रखती है। अब ये जो एनेमल की परत है, ये इस एनेमल की परत को ये जो अम्ल स्रवित हुआ है ये क्षतिग्रस्त करता है। क्या करता है, क्षतिग्रस्त करता है। और अगर दांतों के ऊपर चढ़ी ये एनेमल की परत नष्ट हो गई तो आपके दांत गए समझो। कई बार आपने सुना होगा नहीं कि दांत के ऊपर कैप चढ़वा के आए, तो वो जो कैप चढ़ता है ना वो एनेमल होता है। आपके मुंह में दांतों में गर्म और ठंडा पानी लगता है, गर्म ठंडा पानी लग रहा है तो इसका मतलब आपके दांत के ऊपर जो एनेमल चढ़ा हुआ था वो डैमेज हो गया है। इसलिए सीधा सीधा वो पानी आपके दांत से टच होता है और आपके जो दांत होते हैं एनेमल के भीतर वो बड़े कोमल होते हैं। जितने मजबूत आपको दिख रहे हैं ना अंदर उतने मजबूत नहीं है। ये मजबूती सिर्फ किसके कारण है, दांतों के ऊपर चढ़ी एनेमल की परत के कारण है मजबूती दांत की। आगे बात समझ में। तो हमने क्या करना चाहिए, तो जैसे आपने भोजन किया है तो भोजन करने के बाद आप ठीक से मुंह को साफ करिए, क्षारीय विलयन से मुंह से कुल्ला करके फेंक दो या फिर दंत मंजन का उपयोग करो। अब यहाँ पर बात करते हैं हम कि अगर हम दंत मंजन कर रहे हैं, अगर हम दंत मंजन कर रहे हैं तो दंत मंजन को जो माध्यम है वो क्या होगा, वो अम्ल होगा कि क्षार होगा। अरे मुंह के अंदर 6.5 pH है तो मुंह का माध्यम अम्लीय हो गया और इस अम्लीय माध्यम को उदासीन करने के लिए आपको क्या भेजना पड़ेगा, क्षारीय माध्यम का दंत मंजन। तो दंत मंजन का माध्यम क्या हो गया बेटा, क्षारीय। क्लियर है ना।
तो इसको नोट करते हैं हम, ठीक है ना। खाना खाने के बाद मुख में कुछ बैक्टीरिया दांतों में लगे अपशिष्ट भोजन से क्रिया करते हैं। खाना खाने के बाद मुख में कुछ बैक्टीरिया मुख में कुछ बैक्टीरिया खाना खाने के बाद मुख में कुछ बैक्टीरिया दांतों में लगे अवशिष्ट भोजन से क्रिया करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। यही बात बता रहे थे ना भाई, मुंह का पीएच तो 6.5 पे कोई दिक्कत ना है, क्योंकि आपका लार का पीएच 6.5 होता है, ठीक है ना। खाना खाने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। आपकी जो लार होती है ना, मैं थोड़े से बता देता हूँ, हमारी जो लार होती है ना वो अम्लीय माध्यम में भी होती है और क्षारीय माध्यम में भी होती है। जब खाना खाने से पहले की बात करें ना तो 6.5 होता है, खाना खाने के बाद चेंज हो जाता है, 7 से ऊपर हो जाता है, क्षारीय माध्यम में आ जाता है, ठीक है ना। तो 6.5 से लेकर 7.5 तक रोज लार को पीएच मान, तो क्षारीय माध्यम में भी चली जाए और अम्लीय माध्यम में भी आ जाए, उदासीन भी हो जाती है। अब ये बैक्टीरिया दांतों में लगे जो भोजन के कण हैं उनसे अभिक्रिया कर दी, अभिक्रिया करके क्या बना दिया, अम्ल बना दिया। अब अम्ल बन गया तो बेटा बताओ मुंह को पीएच कम होगा कि नहीं होगा, जिससे मुंह का पीएच कम हो जाता है। जब मुंह का पीएच मान 5.5 से, जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों के ऊपर चढ़ी इनेमल, ये आप ध्यान रखेंगे, इनेमल दांतों के ऊपर काहे की परत चढ़ी इनेमल। और यहाँ सूत्र और लिख दूँ बेटा मैं, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ये इनेमल का सूत्र है। कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है इनेमल की परत, ठीक है ना। इनेमल की परत काहे की बन रही है, कैल्शियम फॉस्फेट की। चढ़ी इनेमल की परत क्षतिग्रस्त होने लगती है, क्षतिग्रस्त होने लगती है। इनेमल की परत क्या होने लगी बेटा, क्षतिग्रस्त होने लग गई। अब आप इसका इलाज क्या करोगे, अतः भोजन के बाद क्षारीय विलयन से, या तो क्षारीय विलयन से मुख को साफ करो, साफ करना चाहिए, अथवा दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए। अथवा क्या करोगे आप, दंत मंजन अवश्य करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए अगर आपको अपने दांत बचाने हैं तो। अगर आपको अपने दांत बचाने हैं तो हमको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। समझ में आ रही है ना बात।
अगर हमको हमारे दांत बचाने तो हमको क्या करना पड़ेगा बेटा? हमको दांतों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए या तो क्षारीय विलयन से मुख को साफ करो अथवा दंत मंजन अवश्य रूप से करो, अगर आपको अपने दांत बचाने हैं तो। ठीक है ना, ये स्थिति आपको करनी है। देखो ये वाली लाइन नहीं दिख रही है ना, ये इस वाली लाइन को मैं यहाँ पे देखता हूँ। एनिमल की परत, परत लिख रहा है ना वहाँ से, परत क्षतिग्रस्त होने लगती है। ठीक है ना, अतः भोजन के बाद, आपको भोजन के बाद क्या करना है? क्षारीय विलयन से मुख को साफ करना चाहिए अथवा दंत मंजन का उपयोग या दंत मंजन अवश्य करनी चाहिए। ठीक है ना, ये नीचे वाली लाइन आपको दिख नहीं रही है इसलिए मैंने ये लाइन आपको यहाँ पे नोट कर दी है, तो नोट कर लो बेटा फटाफट से। अगला इफेक्ट देखते हैं हम, और तीसरा प्रभाव देखते हैं हम कीटों के डंक। तीसरे प्रभाव में देखते हैं हम कीटों के डंक। कीटों के डंक, जैसे कीट कौन कौन से हैं देखो, मधुमक्खी, ततैया और भी कुछ जहरीले कीट हैं। जब डंक मारते हैं, ज़्यादातर मधुमक्खी और ततैया ही डंक मारें, जैसे ही डंक मारेंगे तो बहुत तेज़ दर्द और जलन होता है। तो इन कीटों के डंक में आखिर क्या होता क्या है? चींटी, मधुमक्खी, ततैया, इन सब के डंक जो होते हैं उनके अंदर फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, और जब वो डंक मारते हैं तो फॉर्मिक अम्ल को आपकी त्वचा के अंदर डालते हैं, और फॉर्मिक अम्ल के कारण हमारी त्वचा में जलन और दर्द होता है। और ये चीज़ हमको जब पता चल चुकी है कि फॉर्मिक अम्ल है तो उस दर्द वाली जगह पर हमको क्या लगा देना चाहिए? तुरंत क्षार का उपयोग कर दो, वो अम्ल उदासीन हो जाएगा और दर्द और जलन में राहत मिल जाएगी। क्लियर है ना? आपके रोज़ाना काम आने वाली चीज़ है, ध्यान रखनी चाहिए। और कई बार आप लोगों ने देखा है कि जैसे कोई मधुमक्खी खा जाती है तो आप लोग लोहे की चीज़ को रगड़ते हो ना, लोहे की चीज़ को। क्यों रगड़ते हैं लोहे की चीज़ को? लोहा क्या है देखो, Fe, और ये वातावरण की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? आयरन का ऑक्साइड। क्या बनाएगा? आयरन का ऑक्साइड। और जब ये आयरन ऑक्साइड बनाएगा तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? धातु ऑक्साइड। क्या बोलेंगे आते? धातु ऑक्साइड है वो ना। और धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी रही बताओ? क्षारीय, और डंक में क्या है? अम्ल। और ये अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं तो कौन सी हो जाएगी? उदासीन। या हमारे लो लगाए थे, सूजन न आवे, राहत भी आपको मिलती है और सूजन भी नहीं आती है। क्लियर है ना? जो आप अपना देसी नुस्खा यूज़ करते हो उसमें विज्ञान लगा हुआ है, ध्यान से चेक करो। और हर क्षेत्र में इसी तरह से विज्ञान लगा हुआ है कहीं ना कहीं, बस हमें समझने की ज़रूरत पड़ती है बेटा। तो इसमें नोट करेंगे हम मधुमक्खी, चींटी, ततैया जैसे कीटों के डंक में अम्ल स्रावित होते हैं। मधुमक्खी, चींटी, ततैया आदि कीटों के डंक में से अम्ल स्रावित होते हैं। इन कीटों के डंकों में से क्या स्रावित होते हैं? अम्ल स्रावित होते हैं। जब यह डंक हमारी त्वचा
के संपर्क में, जब डंक हमारी त्वचा के संपर्क में आता है तो तेज जलन व दर्द होने लगता है। दर्द होए कि ना होए, ततैया खा जाए जब दर्द होने लगता है ना, तो बताओ अगर उसी समय यदि उसी समय किसका उपयोग कर लें? क्षारीय विलयन का। क्षारीय लवण NaHCO3 काई को सूत्र लिख दियो मैंने, खाने के सोडा को, खाने का सोडा क्षारीय लवण होता है, आपके घर में उपलब्ध है। साबुन क्षारीय लवण होता है, आपके घर में उपलब्ध है। समझ में आ रही है ना बात? ये दोनों बहुत ही सिंपल क्षारीय लवण हैं जो सबके पास उपलब्ध होते हैं। क्षारीय लवण का प्रयोग, क्षारीय लवण का प्रयोग उस स्थान पर किया जाए तो राहत मिलती है। ठीक है ना? इसमें पीएच परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? त्वचा को पीएच मान शरीर को कितने के? 7 से 7.4 के बीच में। जैसे ही अम्ल पहुँचे हो तो डाउन होएगो और क्षार लगा देंगे तो एकदम फिर ऊपर बढ़ेगो, तो पीएच में परिवर्तन होए। इसके बाद बात करते हैं हम बेटा, चौथा पॉइंट है हमारे पास, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? ठीक है ना? देखो, जब वर्षा जल का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है, तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। पीएच मान वर्षा जल का कितना हो गया? 5.5 से कम, तो उसे क्या बोलेंगे हम? अम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक है ना? यह मुख्य यह प्रदूषण के कारण होती है अम्ल वर्षा, प्रदूषण के कारण होती है। मुख्य कारण इसका प्रदूषण ही है। और अम्ल वर्षा जब हो जाती है तो देखो उससे क्या हानि होती है? अम्ल वर्षा से हानि, आपको क्या नुकसान हो सकता है? अम्ल जो होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं, दाहक प्रकृति के होते हैं। और जब बरसात के साथ पानी आता है तो उसके अंदर सल्फ्यूरस अम्ल, नाइट्रस अम्ल, ये अम्ल आपकी पृथ्वी पर आकर गिरते हैं। और ये सब के सब प्रबल प्रकृति के अम्ल हैं। और जैसे ही ये अम्ल किसी भी चीज़ के ऊपर गिरेंगे उस चीज़ को नष्ट कर देंगे। आपको पता है तेजाब को आप अगर पत्थर के ऊपर डालेंगे तो उसको भी जलाता है, कपड़े के ऊपर डालेंगे उसको भी जलाता है, किसी भी वस्तु के ऊपर डाल दो उसको ही जला देता है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हम सोचें कि ऐसे ही तेजाब अगर बरसबे लग पड़े, तेजाब की वर्षा है लग पड़े, तो इस प्रकृति के अंदर क्या बचेगा? पेड़ों के ऊपर गिरेगी, पूरे पत्ते जल जाएंगे। फसल के ऊपर गिरेगी, पूरी फसल नष्ट हो जाएगी। पानी में अगर जाएगा तो पूरे पानी का जो माध्यम है वो बदल जाएगा, उसमें जो जलीय जीव है वो सब के सब मर जाएंगे। आपके खेतों की जो मिट्टी है वो ख़राब हो जाएगी। अगर आप लोग स्वयं ऐसी बरसात में बाहर खड़े हो तो आपकी त्वचा पूरी तरह से जल जाएगी, कपड़े जल जाएंगे। यानी कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इस अम्ल वर्षा से बच जाए। समझ में आ रही बात? तो बड़ी खतरनाक होती है अम्ल वर्षा। तो इसके नुकसान देखते हैं अम्ल वर्षा के। इसके कारण खेतों में खड़ी पूरी फसल नष्ट हो जाती है। अगर फसल के ऊपर गिर पड़ी अम्ल वर्षा, पूरी पूरी फसल जलकर नष्ट हो जाएगी।
दूसरा, इससे समूची प्रकृति को भारी नुकसान होता है। समूची प्रकृति में जैसे पेड़ पौधे और जीव जंतु, भाई इनसे ही तो मिलकर बन रही है प्रकृति आदि, इनको बहुत तगड़ा नुकसान होता है, ठीक है ना। इससे खेतों की मिट्टी अम्लीय हो जाती है, जिससे खेत बंजर हो जाते हैं। मिट्टी बंजर हो जाएगी तो खाएंगे क्या? और नुकसान क्या हो सकता है? अम्ल वर्षा का जल नदी या तालाब में जाता है तो जलीय जीव व जलीय वनस्पति, जलीय जीव और जलीय वनस्पति नष्ट हो जाती है। तो देखो, आपने वर्षा जल के पीएच के मान में परिवर्तन किया है, जिसका क्या भयंकर दुष्परिणाम आपको सामने दिखाई दे रहा है। ये अम्ल वर्षा से होने वाले नुकसान हैं। कारण अम्ल वर्षा का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है वायु प्रदूषण। अम्ल वर्षा का सबसे मुख्य कारण क्या माना जाता है? वायु प्रदूषण। तो बेटा देखो, अम्ल वर्षा के कारण आपकी प्रकृति के अंदर ये पेड़ों के साथ साथ आपके जो मकान है ना, भवन जितने भी हैं, और पुल, रेलिंग, रेलवे ट्रैक, यानी कि लोहे से बनी जितनी भी वस्तुएं सबको नष्ट करती है। भाई अम्ल वर्षा के कारण जितने भी पुल बने हुए हैं लोहे के, रेलिंग बनी हुई हैं, रेलवे के पुल लोहे के तो बने होते हैं, रेलिंग्स बनी होती हैं, रेलवे की पटरी वगैरह बनी हुई हैं, और आपका कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है लोहे का, उस सब पर वो सब का सब क्षतिग्रस्त होता है। उस मतलब वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है और वो कभी भी टूटने के कगार पर पहुंच सकता है। तो ये सब अम्ल वर्षा के नुकसान हैं। ठीक है बेटा, तो ये आज हमने पढ़े हैं कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है। समझ में आ रही बात? तो दैनिक जीवन में पीएच के आपने 4 महत्व पढ़े हैं। आप इन चारों महत्वों को ठीक से ध्यान में रखेंगे। और अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो क्या है कि दैनिक जीवन में हमारे में काम आने वाले जो कुछ लवण हैं वो कौन कौन से हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले लवणों के लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।